हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, किस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर के अलोंग, है ना। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ भी नहीं है। यदि मान लीजिए कोई भी आपका 2 पॉइंट स्पेस में है, हमने क्या बोला, कोई भी 2 पॉइंट यदि आपका स्पेस में है तो हम लोग कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखिए, हमने 2 पॉइंट लिया है ना, P और Q। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और z1, और Q का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, x2, y2 और z2, है ना। ये 3 रेक्टेंगुलर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से हमने बताया था कि आपका z एक्सिस इस तरह से परपेंडिकुलर होता है। बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल होता है, इस पे हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। अब देखिए, यदि इस P पॉइंट का यदि नोटेशन है तो ये x1, y1 और ये z1, है ना। उसी तरह से ये Q पॉइंट का देखिए, ये x2, y2 और ये z2। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, यानी मान लीजिए आपका ये PQ हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए कोई पार्टिकल P से चलना शुरू किया और कहां पे पहुंचा, Q तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, PQ होगा। तो हमको यदि PQ वेक्टर निकालना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, SPQ, S से डिस्प्लेसमेंट, है ना। या सिंपली हम लोग कहेंगे कि ये PQ वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो दोनों का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करते हैं। यदि आपको P से Q के तरफ आप जा रहे हैं तो क्या करेंगे, PQ यानी पहले क्या आया P, बाद में क्या आया Q, यानी बाद वाले में से क्या करेंगे, पहले वाले कोऑर्डिनेट को घटा देंगे। और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, I, y में क्या होता है j, और z में क्या होता है k। तो देखिए, हमने क्या लिखा, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, है ना। तो यानी सिंपली हम कहेंगे कि यदि इस PQ वेक्टर को निकालना है तो Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को घटाएंगे। देखिए, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। क्लियर है? सिंपली। या दूसरा आपका हम कहेंगे कि आपका P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर ये आपका क्या है, O, तो ये आपका क्या होगा, यदि हम लोग इसको यहां से मिला दे, ये जो आपका होगा क्या हो जाएगा, ये R1, इसको रिप्रेजेंट R1, ठीक है ना। और इसको यदि यहां से मिला दो, ये मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका R2। क्लियर है ना। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। आपको क्या निकालना, PQ, है ना। तो क्या करेंगे, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1। हमेशा याद रखिएगा, Q माइनस P, है ना। पहले वाला दूसरा वाला, है ना, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करना है, घटाना है। तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच आप इस फॉर्मूले से पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट। यदि मान लो क्वेश्चन आ गया, 2 पॉइंट दे दिया, कह दिया कि आप इसका क्या निकालिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,4 मीटर टू Q माइनस 3,6 मीटर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है ना जी। ये P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना आपका 6,4, और Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -3,6, है ना। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा आपका, SPQ, है ना। तो हमने बताया था Q माइनस P करना, क्या करेंगे, -3 माइनस 6, है ना, x डायरेक्शन I प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 4j। इसको कीजिए, कितना हो जाएगा आपका -9I और आपका +2j। क्लियर है ना। तो ये जो निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए,
तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। यदि इसका मॉडुलस की बात करें तो देखिए, तो मॉडुलस यदि हम लोग निकाले, पी क्यू का मॉडुलस निकालने, तो मॉडुलस का हम पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, रूट अंडर -9 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 81 प्लस 4, है ना, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 85। ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर है ना। अब दूसरा कहता है कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। मान लेते हैं ये पी क्यू जो है एक्स से क्या निकल रहा बना रहा, अल्फा, वाई से बीटा, और जेड एक्सिस से क्या बना रहा आपका गामा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन इसका निकालेंगे, है ना। हमने पिछली क्लास में डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला भी बताया था, डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर है ना। तो क्या है, देखिए आपका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा याद होगा क्या होता है आपका, एक्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉडुलस ऑफ, यदि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ क्या, एस पी क्यू एक्स क्या हो जाएगा आपका, -9, क्या हो जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 85। उसी तरह से आपका कॉस बीटा, है ना, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ये y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, y का वैल्यू कितना है, 2 है, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 85, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटाएंगे इधर। चलिए यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है ना, एक्स और वाई कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम लोग कॉस गामा की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा पॉइंट है इसका, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पिछले क्लास में हमने यूनिट वेक्टर बताया था, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का देखिए, यदि हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अभी जस्ट वेक्टर निकाले थे, क्या होगा, मान लेते हैं उसको कोई भी सिंबल दे दो, मान लो ये आपका एस पी क्यू है ना, कैप, क्या हो जाएगा, ये एस पी क्यू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एस पी क्यू, है ना। देखिए तो क्या होगा, अभी ये वेक्टर निकला था -9i प्लस 2j, क्लियर, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 85, यही आंसर हो जाएगा आपका। आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, -9 बाय रूट अंडर 85i प्लस 2 डिवाइडेड बाय 85j, सिंपल है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चंस आता है, इस तरह का आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग, उस पॉइंट से कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे आपने सीखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। चलिए हम अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मान लेते हैं आपका फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने 2 फोर्स लिया, F1 और F2, क्लियर है ना। दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर के बीच यदि एंगल आपको फाइंड आउट करना है ना, यदि हम लोग सबसे पहले एंगल की बात करेंगे, किसको एंगल, जैसे कि मान लीजिए आपका एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर आपका ये है, क्लियर है ना। मान लो आपका ए और ये आपका क्या है, बी है, तो या तो एक पॉइंट पे दोनों का क्या होना चाहिए, हमने बताया था यदि ये इधर की तरफ डायरेक्टेड है तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे बताइए, ये आपका क्या होता है, टर्मिनल, मतलब इनिशियल पॉइंट टेल और ये टर्मिनल क्या होता है, हेड। तो दोनों वेक्टर का या तो क्या होना चाहिए, टेल, या दोनों का क्या होना चाहिए, हेड। या तो यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर का क्या है, टेल है, इसके बीच में यदि थीटा है तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, थीटा होगा। या तो दोनों का आपका क्या होना चाहिए, हेड, है ना। या तो आपका मान लो इस तरह से कोई वेक्टर आ रहा है तो दोनों का, तो दोनों यदि इसके बीच आपका थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। कभी ऐसे नहीं, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ये, और कोई कह दे कि भाई ये आपका थीटा है,
तो कभी झट से मत बोल दीजिएगा कि आपका ये ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, थीटा एंगल। थीटा एंगल नहीं बना, हमने बोला एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, या तो एक पॉइंट पे दोनों टेल आकर के मिले या एक पॉइंट पे दोनों हेड आकर के मिले। यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या, इस वेक्टर का हेड आ रहा है और इस वेक्टर का क्या आ रहा है, टेल आ रहा है ना। टेल यहाँ है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का हेड यहाँ पे। तो एंगल लेने के लिए इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे। आगे कर दीजिए, आप देखिए यहाँ पे आ गया ये वेक्टर, दोनों का टेल आ गया, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ए और बी के बीच में यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एडिशन पे। एडिशन पे हमने लिया F1 और F2 दो वेक्टर है जिसके बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब हमको एडिशन, चलिए इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना। एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर दिए। ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा, हमने क्या बोला, ये जो डायगोनल होगा यही इस दोनों वेक्टर का क्या करता है, रिजल्टेंट, है ना। F1 प्लस F2, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R। चलिए इसको बनाइए आप लोग। हमने लिया। अब यदि मान लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, ये एंगल यदि पूरा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा होगा। सिंपल है। ये F2 है तो ये भी क्या होगा आपका F2 होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से आपका F1 प्लस क्या हो जाएगा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, ये F2, है ना। सिंपल, आपने पढ़ा भी होगा सेमेस्टर में। यदि हम लोग इसके, ये तो हो गया वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर का एडिशन यदि हम लोग कर रहे हैं तो आपका देखिए F1 प्लस F2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहलाता है, यदि किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से यदि कोई वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उसका क्या होगा, डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लोग मॉडुलस ऑफ R की बात करें तो ये क्या होता है, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है ना। चलिए, आपने अपने सेमेस्टर में इसका प्रूफ भी पढ़ा होगा, यहाँ प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है ना। हमको इसी फार्मूले से काम चल रहा, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए। क्लियर है। हमेशा याद रखना थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच में आपका क्या है, एंगल है। दो वेक्टर या दो फोर्स क्वांटिटी के बीच आपका एंगल है। तो ये हो गया आपका। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे। ये हो गया। अब चलो मानते हैं कि अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R है इसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा। अब मान लेते हैं कि ये कितना एंगल है, मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, F1 के साथ। तो इस वेक्टर का यदि हमको डायरेक्शन दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकाल के बता देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे tan अल्फा का फॉर्मूला होता है F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये F1 प्लस F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए इस फॉर्मूले से आप ये tan अल्फा, यदि यहां से इसमें सारा वैल्यू आप रख दीजिए, tan अल्फा निकल जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है ना। चलिए देखिए, अब इसी को आप ट्रायंगल लॉ भी मान सकते हैं। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हमने क्या बोला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का स्टेटमेंट होता है कि यदि दो वेक्टर उसके एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट मतलब ठीक है ना, ये आसन है ना,
एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका डायगोनल उन दोनों वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट करता है। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि ट्रायंगल लॉ कहता है कि यदि दो साइड से, मान लो ये F1 है और ये क्या है आपका F2 है। अब देखिए ये आपका F2 है, इसको आप इस तरह से शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये F2। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोला कि आपका ये किसी भी ट्रायंगल के यदि दो साइड से आपका कोई वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका तीसरा साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके रिजल्टेंट को इन अपोजिट। मतलब ये आप क्या एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा F1 प्लस F2। आप पढ़े हो गए, ठीक है ना। चलिए तो ये हमने देखा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ स्पेशल केस का। चलिए, यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा इस तरह से दोनों वेक्टर। तो अब उस केस में बताइए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री 0, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट यदि हम लोग बात करें यानी मैग्नीट्यूड इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर फॉर्मूला क्या था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस थीटा, कॉस थीटा 0, तो आपका क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। दूसरा केस, यदि इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका इसी पे आ गया, ओवरलैप कर गया, मतलब F1 और F2 क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया, ओवरलैप कर गया। तो इस केस में कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। देखिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2F1 F2 क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा 1। ये अंदर वाला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी r यहां से क्या निकल जाएगा F1 प्लस F2 मैग्नीट्यूड। क्लियर ना, इसको याद रखिएगा हमेशा, एक ही डायरेक्शन में दोनों हो जाएगा। तीसरा, यदि आपका इफ थीटा इज इक्वल टू 180 है ना, 180 कहने का मतलब है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। ये आपका F2 और ये क्या हो जाएगा F1, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा क्या हो जाएगा, cos 180 क्या हो जाएगा -1, यानी यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका F1 माइनस F2, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये 3 केस, 3 स्पेशल केस है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डालता है इसको। ठीक है, तो हमने देखा कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है ना, पैरेललोग्राम लॉ के तहत, और आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है ना तीनों केस। अब हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ना, या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, एक ही बात है। चलो दो कोऑर्डिनेट हम लिए, ठीक है ना, ये x और ये कोऑर्डिनेट आपका y। मान लेते कोई फोर्स आपका F इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में आपका F। अब इस F का दो कंपोनेंट होगा, एक किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, दूसरा क्या होगा y डायरेक्शन में। मान लेते ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम लोग Fx, x फोर x कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में मान लेते जो कंपोनेंट है वो क्या है Fy। तो हमेशा ये F जो होगा, ये F है ना, देखो इसका दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है परपेंडिकुलर है x डायरेक्शन में। यदि ये आपका मैग्नीट्यूड है x कंपोनेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे x कंपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे y कंपोनेंट। क्लियर है ना, दोनों स्केलर क्वांटिटी, कंपोनेंट जब भी होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, हमेशा याद रखिएगा। कंपोनेंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है आपका, ये Fx और ये क्या हो जाएगा Fy। अब इसके साथ यदि हम वेक्टर, तो बताइए इसको यदि वेक्टर क्वांटिटी बनाना हो तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये एफ एक्स आई, यानी आपका अभी हम बताए थे कि दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो क्या हो जाएगा ये एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, है ना, क्लियर है ना। इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। और यदि यहाँ पे मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस तो अभी स्पेशल केस में भी देखे थे, क्या हो जाएगा ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, क्लियर है ना। इस तरह से हम लोग रिजॉल्व करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यदि कोई वेक्टर एफ आपका मान लेते एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल, इसका दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब देखिए अभी रटना नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा मतलब ये थीटा जिस लाइन से आपका एंगल बनाएगा उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या होता है कॉस थीटा, मतलब यानी इस एफ एक्स की बात करें तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एफ कॉस थीटा, ठीक है ना, इसके साथ कॉस लेंगे, क्लियर। और ये एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा, हमेशा याद रखिएगा। आगे हम ऐसे बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की, तो जिस लाइन से आपका एंगल बनेगा उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा साइन थीटा, क्लियर। यदि ये थीटा इधर होता तो कॉस वाला इधर होता, साइन वाला क्या हो जाता इधर होता। इसकी चर्चा हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ये चीज को आप नोट कीजिए।